अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब यूनिटरी सिस्टम को हम डिटेल में देख चुके हैं, इसी तरह हम किडनी के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं और नेफ्रॉन्स की इकसाम भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि नेफ्रॉन जो है ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी एक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में देख लेते हैं तो हमें पूरे के पूरे किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन्स के मुख्तलिफ हिस्सों को कलर डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है जी नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ द किडनी। अब नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है रीनल कार्पसल और दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन का ये एक कप शेप हिस्सा, ये जो आपको पीले कलर का नजर आ रहा है ये एक कप शेप हिस्सा होता है। ये आप कह लें इस तरह एक पूरा कप होता है, पूरे का पूरा कप, इसका आगे से इसका सुराख होता है। इस कप शेप हिस्से को हम कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। और इस वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। ये आपको रेड कलर में ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। अब ये जो दोनों हिस्से हैं वुमेन कैप्सूल और ग्लूमेरुलस, इनको कोलेक्टिवली इस हिस्से को हम कहते हैं रीनल कार्पसल। ये तो हो गया रीनल कार्पसल। अब ये जो वुमेन कैप्सूल है इसका पीछे से ये एक ट्यूब बनाता है। उस ट्यूब का जो पहला हिस्सा है वो कॉन्वोलेटेड है, यानी बलदार है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये जो आपको पिंक कलर के अंदर नजर आ रहा है ये हिस्सा कहलाएगा प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये हिस्सा किसके दरमियान है? ये हिस्सा वुमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले के दरमियान आपको नजर आ रहा है। अब प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब नीचे एक यू शक्ल का स्ट्रक्चर बनाती है, किसके अंदर? मेडुला के अंदर। याद रखें ये जो इस लाइन से ऊपर हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये नेफ्रॉन का, ये हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर है और ये जो नीचे लूप है यू शेप का ये मेडुला के अंदर है। इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसके दरमियान है? ये प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब के दरमियान मौजूद है। अब लूप ऑफ हेनले के बाद फिर ये जो नाली है ये ट्यूब आ रही है, ये एक कन्वोलेटेड ट्यूब यानी बलदार ट्यूब बनाती है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये भी आपको पिंक कलर में नजर आ रही है। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब कोलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले के दरमियान मौजूद है। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब आगे जाके ओपन होती है एक बड़ी नाली के अंदर, बड़ी डक्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं कोलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, यहां से लेकर यहां तक, इन तीनों हिस्सों को कोलेक्टिवली हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो जब भी रीनल ट्यूब्यूल की बात आएगी आपके ज़हन में फौरन आ जाएगा प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। तो ये तो हो गया रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अब सवाल ये है कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को प्योरीफाई करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किडनी में कहीं ना कहीं से ब्लड सप्लाई आए। तो वो ब्लड सप्लाई किडनी में आती है रीनल आर्टरी के जरिए। अब इससे पहले ये एक कंसेप्ट समझ लें, आर्टरी उस बड़ी ब्लड वेजल को कहते हैं जो दिल से खून किसी ऑर्गन की तरफ लेके जाती है। और जब वो आर्टरी ऑर्गन के करीब पहुंचती है तो वो छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियोल। और वो जब आर्ट्रियोल उस ऑर्गन के अंदर दाखिल होती हैं, ऑर्गन के अंदर आखिर तक, तो वो मजीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। यानी कैपिलरीज पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। और जब वो वापस होती हैं कैपिलरीज मिलकर बड़ी नालियां बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स मिलकर बड़ी नाली वेन बनाती है और वेन खून को वापस दिल की तरफ लेके आती है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह ये बड़ी नाली रीनल आर्टरी के जरिए किडनी की तरफ ब्लड आएगा और आर्टरी आगे छोटी नालियों में तकसीम होगी। मसलन यहाँ पे एफिरेंट आर्ट्रियोल, ये वो छोटी नाली जो कि रीनल आर्टरी से निकलती है, ये आगे वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड को लेके आ रही है और ये वुमेन कैप्सूल के अंदर आकर छोटी कैपिलरीज में तकसीम हो रही है जिसे हम कहते हैं ग्लूमेरुलर कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज फिर वापस आपस में देखिए मिलकर एक दोबारा आर्ट्रियोल बना रही है, ये बाहर निकलने वाली, ये जो बाहर निकल रही है इसे हम कहते हैं इफिरेंट आर्ट्रियोल। अंदर जाने वाली एफिरेंट आर्ट्रियोल और बाहर निकलने वाली इफिरेंट आर्ट्रियोल। अब इफिरेंट आर्ट्रियोल आगे मजीद छोटी नालियों में तकसीम हो रही हैं यानी कैपिलरीज में तकसीम हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें ये इफिरेंट आर्ट्रियोल मजीद छोटी छोटी कैपिलरीज में तकसीम होती है और इस आर्ट्रियोल ने घेरे में लिया होता है प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब को भी और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब को भी। तो ये जो कैपिलरीज का एक नेटवर्क, एक पूरा जाल,
जिसने प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब को घेरे में लिया हुआ है, इनको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये देखें, ये है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का वो हिस्सा जो नीचे लूप ऑफ हेनले के गिर्द होता है, यहाँ पे देखें ये कैपिलरीज का हिस्सा, ये लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी इन्होंने कैपिलरीज ने लूप ऑफ हेनले को घेरे में लिया हुआ है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं वेजा रेक्टा। अब ये कैपिलरीज आपस में मिलकर देखें वापस ये वेन्यूल बना रही हैं, और वेन्यूल से बड़ी नाली रीनल वेन, और रीनल वेन से खून वापस यानी प्योर होकर साफ होकर वापस दिल की तरफ जाता है। ये तो होगी ब्लड सर्कुलेशन। आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है? अब देखें, किडनी के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। मसलन किडनी हार्मोन्स भी बनाता है, जैसा कि रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन। इसी तरह किडनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है, पानी की सप्लाई कम होती है, तो किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है, यानी पानी को जिस्म में रीअब्सॉर्ब करता है। और जब ब्लड पानी की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो किडनी डाइल्यूट यूरिन बनाता है, यानी किडनी जो सा है ये पानी और नमकियात की कंसनट्रेशन को भी बरकरार रखता है। लेकिन किडनी का सबसे अहम काम, बुनियादी काम जो सा है वो है एक्सक्रीशन, यानी किडनी एक तो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाता है, और दूसरा ब्लड को प्योरीफाई करता है। ब्लड प्योरीफिकेशन और यूरिन फॉर्मेशन, ये दो अहम काम है। तो हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन कि किडनी जो सा है वो यूरिन किस तरह बनाता है। यूरिन बनाने के 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप है। पहला है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सबसे पहला जो स्टेप है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, और इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें वो जो ब्लड एफिरेंट आर्टरियोल के जरिए आ रहा है ना, उस ब्लड के अंदर से बहुत सारे मटेरियल, आप देखें उसके अंदर से जो मटेरियल्स हैं वो फिल्टर होकर बाहर जो वुमेन कैप्सूल है उसके अंदर जाते हैं। बाहर जो वुमेन कैप्सूल है उसके अंदर जाते हैं, फिल्ट्रेशन होकर वो किधर जाते हैं? वुमेन कैप्सूल के अंदर। यानी ये जो मटेरियल्स हैं ये आगे यहाँ यानी ब्लड से निकलकर ये वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये ब्लड के अंदर से वो मटेरियल्स फिल्टर होकर, यानी ये जो कैपिलरीज हैं, ग्लूमेरुलर कैपिलरीज हैं, वो ग्लूमेरुलर कैपिलरीज से कैसे फिल्टर होकर ये बाहर वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। अब इसके 2 स्टेप हैं, यानी ये फिल्ट्रेशन 2 वजूहात की बुनियाद पर होती है। नंबर 1, पहली वजह है ग्लूमेरुलर कैपिलरीज और वुमेन कैप्सूल, इन दोनों की जो वॉल्स हैं, इनके जो बाहर वाली मेम्ब्रेन्स हैं, ये पोरस होती हैं, यानी इनके अंदर सुराख होते हैं। यहाँ पे देखें, इस हिस्से को मैं यहाँ पे बड़ा करके देखा है, ये ग्लूमेरुलर कैपिलरीज के जो वॉल्स हैं इनमें भी पोर्स होते हैं, और वुमेन कैप्सूल की वॉल्स के अंदर भी पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। और दूसरी वजह है, वो और से समझिएगा, ये देखें, ये एफिरेंट आर्टरियोल है और ये इफिरेंट आर्टरियोल्स है, इनके डायमीटर में फ़र्क होता है। एफिरेंट आर्टरियोल का डायमीटर इफिरेंट की निस्बत डबल होता है, यानी इसका ज़्यादा है और इसका कम है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड आ रहा है वो ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, और निकलने के लिए उसकी नाली तंग है, आ ज़्यादा रहा है और निकल कम रहा है। इस वजह से क्या होगा, एक प्रेशर बिल्ड होगा, यानी जो दिल से खून हार्ट पंप करता है वहाँ से प्रेशर से आएगा और एक प्रेशर क्रिएट होगा, और इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से, यानी इस प्रेशर की वजह से और इन वॉल्स के पोरस होने की वजह से ब्लड से बहुत सारा मटेरियल फिल्टर होकर बाहर वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। अब कौन कौन सा मटेरियल फिल्टर होगा? उस फिल्टर होने वाले मटेरियल के अंदर ग्लूकोज शामिल है, अमीनो एसिड शामिल हैं, वाटर, साल्ट्स, आयंस शामिल हैं, और इसी तरह बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मसलन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन वगैरह शामिल हैं। और कौन से मटेरियल हैं जो ब्लड से फिल्टर होकर बाहर नहीं जाते? बड़े मॉलिक्यूल फिल्टर नहीं होते, मसलन प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह फिल्टर नहीं होते। अब ये तो होगी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरा काम है यूरिन फॉर्मेशन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अच्छा याद रखें यहाँ पे कि ये जो सब्सटेंस फिल्टर होकर ग्लूमेरुलस के अंदर आए हैं, ये चूंकि वुमेन कैप्सूल के अंदर आए हैं, ये ग्लूमेरुलस से फिल्टर होके आए हैं, लिहाजा जितने भी सब्सटेंस जो कि यहाँ पे वुमेन कैप्सूल के अंदर आएंगे वो ग्लूमेरुलस से फिल्टर होके आए हैं। इस वजह से उसको हम कहेंगे ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। तो आगे हम देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत है, वो वेस्ट मटेरियल नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, साल्ट्स, आयंस, ये इनकी ज़रूरत है जिस्म को। अब क्या होगा कि जब वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट आगे प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब में के अंदर जाएगा ना,
तो उस ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से जो सेलेक्टिव सब्सटेंस है जिनकी जिस्म को ज़रूरत है वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कह रहे हैं उनके अंदर वो सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस है जिनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर सब्सटेंस ऑस्मोसिस के जरिए रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसी तरह फिर वो जो फिल्ट्रेट है वो आगे आएगा, जब वो आगे यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले के अंदर आएगा। लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से हैं, एक देखिए नीचे को आ रहा है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर से वो जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर जो है वो बाहर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी जो पानी है H2O वो इस फिल्ट्रेट से बाहर आएगा और बाहर फिर वो आगे ये जो बाहर कैपिलरीज हैं उनके अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जबकि ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये जो ऊपर जा रही है, ये जो नीचे वाली आने वाली नाली है, इसमें से सिर्फ वाटर बाहर आएगा, आयंस वगैरह जो से वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जब ये ऊपर जो नाली जा रही है इसमें वाटर बाहर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से एक तो सोडियम आयन और दूसरा कैल्शियम आयन जो से हैं वो बाहर रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे। यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम और क्लोराइड आयन, मेनली सोडियम आयन जो से हैं वो रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे। और इसी तरह जो डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब है उसके अंदर से वाटर वगैरह जरूरत के मुताबिक रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। अब यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा हिस्सा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में दो चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ ये कि प्रेशर फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लूमेरुलर कैपिलरी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो से हैं वो फिल्टर होके वुमेन कैप्सूल के अंदर आए थे, मसलन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन वगैरह, और वो बहुत सारे तो फिल्टर हो गए थे। और वो वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर नहीं हो पाए थे वो यहाँ से कैपिलरी से वापस इफरेंट आर्टरियोल के जरिए यहाँ पे आ गए थे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में। तो अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के दौरान अब उन पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ से भी होगी, यानी प्रॉक्सिमिनल लूप ऑफ हेनले से, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब से। तो उन वेस्ट मटेरियल को वापस अब वो रीअब्जॉर्ब कैसे किया जाता है? वो किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, यानी एनर्जी का इस्तेमाल करके इन वेस्ट मटेरियल को इन पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वापस धकेला जाता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, इन्होंने यूरिन के अंदर यूरिन के साथ मिलकर जिस्म से खारिज होना है। और दूसरा हिस्सा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का ये है कि ये जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है, यानी ये जो रीनल ट्यूब्यूल की ये जो वॉल है, ये जो आपको ब्लैक कलर के अंदर आ रही है, ये जो एपिथेलियम है ये ल्यूमेन के अंदर आयन सिक्रीट करती है, मसलन हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन। और उस आयन की ये ल्यूमेन अंदर ये जो खला है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। उस आयन की सिक्रीशन की वजह से यूरिन की जो पीएच है वो मेंटेन होती है, पीएच नॉर्मल रहती है। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो यूरिन की पीएच है वो 4.8 से 7.5 पीएच जो सी है वो होती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते जाएं, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर डेली 1100 से 2000 लीटर ब्लड जोन है वो किडनी की तरफ फ्लो करता है, और उसमें से 180 लीटर ब्लड जोन सा है वो फिल्टर होता है, यानी जो कि ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट की शक्ल में आता है। और उस 180 में से सिर्फ 1 या 2 लीटर जो है वो यूरिन बन पाता है, बाकी सारे का सारा जो फिल्ट्रेट है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यूरिन जो है वो आखिर में ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब से आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी नेफ्रॉन से यूरिन रिसीव करती है। कलेक्टिंग डक्ट आगे ओपन होती है पेपिलरी डक्ट के अंदर, पेपिलरी डक्ट से आगे रिनल, पेल्विस और आगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जरिए यूरिन जिस्म से लीव कर जाता है।